देखिए, आज से नया चैप्टर शुरू होगा, साझेदारी फर्म का विघटन 2। ठीक है, यानी साझेदार का दिवालिया होना। तो यहाँ साझेदार का दिवालिया होने से मतलब है कि जब कोई साझेदार अपने दायित्व का भुगतान करने में असमर्थ हो जाए। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर मैंने कर्ज लिया और अगर हम अपने कर्ज को भुगतान करने में सक्षम नहीं है, अगर हम अपने कर्ज का भुगतान करने में सक्षम नहीं है, तो हमें कोर्ट के द्वारा दिवालिया घोषित किया जा सकता है। और जब कोर्ट हमें दिवालिया घोषित कर देगा तब हम दिवालिया माने जाएंगे। आए बात समझ में? सिर्फ हम दायित्व को भुगतान करने में असमर्थ हैं तो हम दिवालिया नहीं हो जाएंगे, तब तक कि जब तक हमको कोर्ट दिवालिया ना घोषित कर दे तब तक हम दिवालिया नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो जब साझेदारी फर्म में कोई एक व्यक्ति, कोई एक साझेदार अपने दायित्व का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है, तो उस स्थिति में जब कोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति को यानी उस साझेदार को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, तो साझेदारी फर्म का समापन होना अनिवार्य रूप से हो जाता है। मतलब साझेदारी फर्म का विघटन होना तय है। ठीक है, और साझेदारी व्यवसाय को सदा के लिए बंद कर दिया जाता है और समापन कर दिया जाता है साझेदारी व्यवसाय। क्लियर? तो इसमें इस चैप्टर में आपका एक सिद्धांत के बारे में आपको जानकारी लेना है। वो सिद्धांत है गार्डनर बनाम मर्रे का दिवालिया सिद्धांत। गार्डनर एवं मर्रे का जो विवाद था, उस विवाद पर आपको एक सिद्धांत बना, और यह सिद्धांत क्यों बना और उसका निर्णय क्या था, वो विवाद क्या था, उसके बारे में सब बताते हैं। ठीक है, बात है 1900 ईस्वी का। आज से लगभग 123 साल पहले, हम लोग अभी 2023 में चल रहे हैं, तो 1900 ईस्वी की ये घटना है। ठीक है, एक व्यवसाय में क्या था, तो गार्डनर, मर्रे और विल्किंस तीन साझेदार थे। उतना सवाल बोर्ड पर लिखना संभव नहीं है, इसीलिए समझा देते हैं कि एक व्यवसाय में गार्डनर, मर्रे और विल्किंस नाम के तीन साझेदार थे। और विल्किंस नाम का जो ये साझेदार था, इसने इसका पूंजी का कमी, यानी इसने व्यवसाय में पूंजी जितना लगाया था, इसका पूंजी इधर होना चाहिए ना, लेकिन इधर इसका पूंजी नहीं होके ये अपना व्यवसाय से पूंजी तो निकाल ही लिया, ऊपर से 263 रुपया और एक्स्ट्रा निकाल लिया था आवश्यकता के मुताबिक। और बाद में क्या हुआ, तो वो विल्किंस नाम का व्यक्ति दिवालिया घोषित हो गया बाय कोर्ट, यानी कोर्ट के द्वारा दिवालिया घोषित हो गया। और वो उसने जो व्यवसाय से 263 रुपया लिया था, वो एक भी रुपया अपने व्यवसाय में रिटर्न देने में सक्षम नहीं था। ठीक है, जब ये सक्षम नहीं था तो 1900 ईस्वी से पहले, 1900 ईस्वी, ये घटना तो 1900 ईस्वी में है, लेकिन व्यवसाय तो प्राचीन काल से चलते आ रहा है, बहुत पहले से। तो 1900 ईस्वी से पहले ये व्यवसाय में जब इसका व्यवसाय का समापन हुआ, तो समापन होने की स्थिति में रियलाइजेशन अकाउंट जब खोला गया, तो रियलाइजेशन अकाउंट में उसको लॉस था 635 रुपया। ठीक है, और विल्किंस क्या हुआ, दिवालिया घोषित हो गया। दिवालिया घोषित हो गया तो वो तो एक भी रुपया ला कर देने में सक्षम नहीं था, तो 263 रुपया जो उसकी पूंजी की कमी थी, इसको भी एज ए लॉस माना जाता था। रियलाइजेशन पर लॉस माना जाता था। क्या माना जाता था? रियलाइजेशन पर लॉस। तो अब ये बात देखिए कि जब गार्डनर और मर्रे जब अपना पूंजी खाता खोला होगा, अभी थोड़ा नॉर्मली ऐसे ही खोल देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां पर ये गार्डनर का है, ये मर्रे का, गार्डनर का, मर्रे का। तो यहां पर ये बैलेंस बीडी लिखता, कितना बैलेंस बीडी लिखता, 2500 314, 2500 314 लिखता। जैसे कि हम लोग विघटन 1 पढ़े हैं,
उसी के हिसाब से पूंजी खाता तो यही बनता 2500 314। ठीक है, ये जो रियलाइजेशन का लॉस है यहां पर, चूंकि ये रियलाइजेशन का लॉस और ये रियलाइजेशन का लॉस मतलब जो दिवालिया हो गया उसका दोनों मिला के 5 3 8 6 3 9 और 6 2 8, यही हुआ ना, 5 3 8 6 3 9 और 6 3 6 2 8, 898 रुपया टोटल लॉस हो गया। जब दिवालिया हुआ तो टोटल लॉस कितना हो गया, 898 हो गया। अब ये 898 और विवाद में उसका जो लाभ विभाजन का अनुपात था वो 1:1 में था और निर्णय आया 1903 में। तो इसका क्या निर्णय आया वो तो बाद में बताते हैं। ये जो इसका लाभ हानि बांटने का अनुपात बराबर बराबर था, तो गार्नर और मर्रे ये जो रियलाइजेशन अकाउंट लॉस आपस में बांटता तो बराबर बराबर बांटता, तो आधा आधा दोनों आदमी बांटता। अगर आधा आधा बांटता तो 449 रुपया 449 रुपया 449 रुपया दोनों आदमी बांटता कि नहीं बांटता? बात समझ में आ रहा है कि उसका पूंजी था 2500 314 और 449 लॉस था वास्तव में यही, सिर्फ इसी को ना तीन मतलब बराबर बराबर बांटना था। ये तो दिवालिया हुआ वो बात है, ये जो दिवालिया हुआ विल्किंस ये 263 तो उसका है। 635 रुपया अगर लॉस है तो उसको तो सिर्फ दो ही साझेदार क्यों बांटेगा? 3 साझेदार है तो तीनों साझेदार ना आपस में बांटेगा, लेकिन ये बताया किसके बीच में? जो बचा हुआ था उसी के बीच में। तो ये और ये जो 263 रुपया था वो भी वसूली की पर हानि ही की था, हानि की तरह ही माना जाता था। तो वो दोनों मिला के 898 रुपया टोटल लॉस हो गया। टोटल लॉस को सिर्फ 2 साझेदार बांटा। अब जब क्योंकि ये तो कुछ देने लायक था नहीं तो कुछ नहीं देगा, तो 2 ही आदमी आपस में बांटा। जब 2 ही आदमी आपस में बांटा तो अब क्या हुआ देखिए, 449 बांट दिया। इसका पूंजी 2500 था, इसका पूंजी 314 रुपया था, तो 2500 रुपया और ये 449 रुपया, तो ये गार्नर का डेट क्रेडिट ज्यादा हुआ तो इसको तो टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट होता। लेकिन मर्रे 449 इसको 145 रुपया ना 45 ने 35 135 रुपया मर्रे को ला के देना पड़ा ना। अब देखिए अगर ये चीज ऐसा घटना घटने के कारण गार्नर को व्यवसाय में 1916 रुपया था, वो तो पूरा इसको मिलेगा। और ऊपर से मर्रे अपने पूंजी की कमी 135 रुपया यदि ला कर देगा तो ये टोटल रुपया किसको चला जाएगा? गार्नर को ना। बात पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर यहीं पर समझने वाली बात है। तो मर्रे कहता है कि अगर हम इस सिर्फ रियलाइजेशन लॉस को अगर हम बराबर बराबर बांटते और 3 साझेदार है, अगर 3 साझेदार आपस में हम लोग बराबर बराबर 635 को बांटते तो हमको तो 211 रुपया का लफड़ा या 217 रुपया का लफड़ा था ना। कितना बांटे हम? 635 भागा 3, हाँ 211 रुपया 67 पैसा, या मान के चलिए 212 रुपया। हम यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 212 रुपया हमारा लॉस करता, तो 314 में से मेरा 212 तुम काट लेता, तो बाकी तो हमको उल्टे और कुछ ना कुछ तुम फाइनल पेमेंट करता कि नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं करने के कारण अगर हमको 449 रुपया का मतलब भरपाई करना पड़ता है, तो उल्टे हमारा जो 314 रुपया पूंजी था वो तो समाप्त हो ही गया, और हम घर से लाकर भी 135 रुपया दें, ये तो बुड़बकई हो गया। मतलब बैल गया और ऊपर से 135 हाथ का पग हो जाएगा, मतलब 135 रुपया और लाकर देना पड़ रहा है। इस पर मर्रे ने क्या किया? गार्नर पर केस कर दिया। क्या कर दिया कि भाई हमारा पूंजी 314 था, अगर तुम लॉस को बराबर बराबर बांटता तो सिर्फ यही लॉस ना हमको बराबर बराबर बांटता,
जो लाभ विभाजन बांटने का अनुपात है। लेकिन अगर ये 263 रुपया को एक तो ये दुइये आदमी में बटाया, ई बेचारा को तो कुछ हुआ नहीं, ई और ये दोनों मिलाकर 898 हो गया, 2 आदमी बांटेगा तो 449 रुपया हमको भरपाई करना पड़ेगा। और मेरा पूंजी 314 रुपया है तो 135 रुपया तो हमको और ला कर देना पड़ेगा। तो मेरा पूंजी तो गया का गया, घर से और हम ला कर दें। दूसरे के भरपाई करने के चक्कर में मैं बर्बाद हो जाऊं, ये कहाँ का न्याय है? ऐसा है? कहीं का न्याय नहीं है। इसीलिए मर्रे ने क्या किया, गार्नर पर केस कर दिया। क्या केस कर दिया कि बस तुम्हारा पूंजी ज्यादा है, अगर रियलाइजेशन लॉस और जो दिवालिया हुआ उसकी पूंजी की कमी अगर दुइये आदमी बांटेगा तो तुम्हारा पूंजी ज्यादा है तो तुम थोड़ा ज्यादा ले लो, हमारा कम है तो कम से कम 314 रुपया मेरा काट लो, लेकिन 135 रुपया कम से कम घर से ला कर तो ना देना पड़े। मेरा पूंजी गया सो गया, कोई बात नहीं, और ला करके दे हम, और वो पूरा तुम अकेले ले लोगे, ये तो सही नहीं है। इसीलिए मर्रे जो है वो गार्नर पर केस कर दिया। तो जब केस कोर्ट में पहुंचा, 1900 ईस्वी की ये घटना है, और जब ये केस कोर्ट में पहुंचा तो 1903 ईस्वी यानी 3 साल लग गया इस केस को चलते चलते। और 1903 ईस्वी में जो जॉयस नाम का जज था, जस्टिस जॉयस, उसने इस विवाद को देखा, समझा, परखा, और उसने जो निर्णय दिया वो निर्णय क्या दिया उस पर ध्यान दीजिए। तो निर्णय जो इसका आया, ये निर्णय आपको ध्यान से देखना है। निर्णय नंबर 1 कहता है कि वसूली पर जो हानि हुआ, ये सब ध्यान रखिएगा तो फिर इस चैप्टर का सवाल आपको आसानी से बनेगा। निर्णय ध्यान रखना है, वसूली पर हानि को सभी साझेदार का मतलब जो दिवालिया हुआ वो भी, और जो बचा हुआ है, जो शोधक्षम्य है वो भी, सभी साझेदार लाभ विभाजन अनुपात में बांटेंगे। पहला निर्णय हुआ कि जो भी वसूली पर हानि है, जो हम लोग पुराने लाभ विभाजन अनुपात में हानि को बांटते थे ना, लाभ विभाजन जो अनुपात था उसी अनुपात में वसूली पर हानि को बांटेंगे, और सब का सब बांटेगा। मतलब जो दिवालिया हुआ वो भी बांटेगा, और जो बचा हुआ शोधक्षम्य साझेदार है वो भी बांटेगा। क्लियर है? पहला निर्णय दिया। दूसरा निर्णय दिया कि वसूली पर जो हानि होगा, वसूली पर हानि को शोधक्षम्य साझेदार मतलब जो दिवालिया नहीं हुआ है, ठीक है, शोधक्षम्य साझेदार नगद में लाएंगे। मतलब ये जो रियलाइजेशन लॉस है ना, सब साझेदार आपस में बांटेंगे। तो जो दिवालिया हो गया वो तो कुछ दे नहीं पाएगा, लेकिन जो बचा हुआ साझेदार है, जो शोधक्षम्य साझेदार है, वो वसूली पर हानि को नगद में ला कर देंगे अपने घर से। कारण कि व्यवसाय में कुछ रुपया का स्थिति ठीक हो जाएगा, व्यवसाय में जो कैश पोजीशन थोड़ा गड़बड़ होगा वो लेवल में आ जाएगा। इसीलिए वसूली पर हानि को शोधक्षम्य साझेदार जो है वो नगद में लाएंगे। ठीक है। तीसरा निर्णय था कि दिवालिया साझेदार के पूंजी की कमी को, जो साझेदार दिवालिया हुआ उसके पूंजी की कमी को शोधक्षम्य साझेदार पूंजी अनुपात में बांटेंगे, पूंजी अनुपात में बांटेंगे। ठीक है। यानी जो साझेदार दिवालिया, वसूली पर हानि तो पुराने लाभ विभाजन अनुपात में ही बटाएगा। वसूली पर जो हानि हुआ उस हानि को जो बचा हुआ साझेदार है वो नगद में लाएंगे। और तीसरा,
जो दिवालिया साझेदार है, यानी जो साझेदार दिवालिया हो गया, उसकी जो पूंजी की कमी है उसको शोधक्षम साझेदार, जो साझेदार सही है, बचे हुए हैं, दिवालिया नहीं हुए हैं, वो पूंजी अनुपात में, यानी जिसका पूंजी ज्यादा होगा तो वो ज्यादा भरपाई करेगा, जिसका पूंजी कम होगा वो कम भरपाई करेगा। मतलब कौन सा चीज, तो जो दिवालिया हुआ उसके पूंजी की कमी को बचे हुए साझेदार पूंजी अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, और पूंजी अनुपात में जो बांटेंगे तो उसमें आपको दो कंडीशन हो जाता है। पहला कंडीशन पूंजी स्थिर हो, पूंजी स्थिर हो, और दूसरा कंडीशन पूंजी परिवर्तनशील हो, क्योंकि पूंजी दो प्रकार का होता है, परिवर्तनशील हो, यानी जब पूंजी स्थिर हो तब कौन से पूंजी अनुपात में बांटेंगे, और जब पूंजी परिवर्तनशील हो तब कौन सा पूंजी अनुपात में बांटेंगे। इतने बातों को ध्यान रखना है। तो जब पूंजी स्थिर हो तो जो आपका वास्तव में पूंजी है व्यवसाय में, मतलब बैलेंस शीट में जो पूंजी है, बैलेंस शीट में जो पूंजी है उसी अनुपात में अगर पूंजी स्थिर हो तो ऐसा रहता है ना लायबिलिटी साइड में, जैसे यहाँ पर पूंजी है ना, इसका पूंजी है, इसका पूंजी है, तो इसी अनुपात में भरपाई करेगा। जैसे राम मोहन का पूंजी है 3,000 2,000, तो 3:2 में बांट देगा, पूंजी का अनुपात 3:2 है, 3:2 में बांट देगा, बात खत्म। लेकिन जब पूंजी परिवर्तनशील हो, जब पूंजी परिवर्तनशील हो तब क्या होगा, तो जब पूंजी परिवर्तनशील हो तो कैपिटल का जो बैलेंस होगा, कैपिटल बैलेंस प्लस अगर बैलेंस शीट में पीएल अकाउंट का क्रेडिट शेष है, यानी लायबिलिटी साइड में पीएल अकाउंट हो तो उसको जोड़ लेंगे। अगर बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में रिजर्व हो या रिजर्व फंड हो, उसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। लेस अगर एसेट्स साइड में कोई पीएल अकाउंट का डेबिट शेष हो, या अगर कोई गुडविल वाला आइटम हो, गुडविल वाला विघटन है ना, विघटन में गुडविल वाला बात नहीं होगा, क्या कहते हैं, पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो, माइनस अगर कोई बांटने योग्य हो कोई काल्पनिक संपत्ति, कोई भी फिक्टिटियस एसेट्स, कोई भी फिक्टिटियस एसेट्स यदि हो तो उसके पूंजी में से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, और घटाने के बाद जो पूंजी बचेगा, जो बैलेंस कैपिटल बचेगा, उस कैपिटल के अनुपात में ये कमी को भरपाई किया जाएगा। समझ में आया बात कि कहीं कोई दिक्कत है बात समझने में? तो ये पूरे बात का जो आपको ध्यान रखना है, ये उसका बैलेंस शीट है। अगर सवाल में थ्योरी कहेगा लिखने तो आप यही बातों को पूरे भाषा रूप में बनाकर आपको दिखाना है। क्या, तो गार्नर बड़ा मर्रे के सिद्धांत में कि गार्नर और मर्रे और विल्किंस 3 साझेदार थे, जो लाभ विभाजन अनुपात क्या था उसका बराबर था। 30 जून 1900 ईस्वी को उसका व्यवसाय को क्या हो गया, समापन हो गया, जब जो कोर्ट के द्वारा उसका समापन किया गया है। उसके बाद उसमें उसका निम्न बैलेंस शीट था, जो इसका बैलेंस शीट है वो दे दीजिएगा। उसके बाद कहिएगा जो विवाद का जो मुख्य तथ्य है उस तथ्य में कि जो साझेदार विल्किंस नाम का साझेदार है जो दिवालिया होता है, तो उस दिवालिया होने के कारण उससे पहले जो घटना था उस घटना में वसूली पर का हानि और जो साझेदार दिवालिया होता है उसकी पूंजी की कमी दोनों को बराबर समझा जाता था। इसी उद्देश्य से दोनों के लाभों को जोड़ के 898 हुआ, और ये 898 रुपया को अगर सिर्फ गार्नर और मर्रे सिर्फ 2 साझेदार अगर बांटता है पुराने अनुपात में तो बराबर, तो 449 दोनों को भरपाई करना पड़ता है। इसके एवज में मर्रे को, जिसका पूंजी मात्र 314 रुपया था और कमी को भरपाई 449 करने के चक्कर में, ठीक है, उसको 135 रुपया और लाकर देना पड़ रहा है। और व्यवसाय में जो 1916 रुपया कैश है वो कैश, और मर्रे जो 135 रुपया ला कर दे रहा है, तो दोनों मिलाकर 6 5 11 का 1
3 1 4 1 5 और ये 20, ठीक है। तो अब ये 2051 उसका पूंजी था 2500, इसका पूंजी था 2500 और 2500 में से 449 कटा तो 2051 होता है ना। ये 2051 पूरा पूरा किसको भरपाई करना पड़ा, गार्नर को मिल गया। तो गार्नर को वो देने के चक्कर में मर्रे को तो 135 रुपया घर से लाकर देना पड़ा है। तो गार्नर बड़ा बुद्धियार नहीं हो गया, होशियार चंद नहीं हो गया कि भाई तुम इस चक्कर में हमको हमारा पूंजी तो गया का गया, ऊपर से 135 भी लाकर तुमको हम दे रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इसीलिए मर्रे ने उस पर क्या किया, केस कर दिया। तो इसका मुख्य तथ्य यही है, ठीक है। केस करने का मेन कारण यही है कि मर्रे इसीलिए केस कर दिया गार्नर पर कि मेरा जो पूंजी है वो पूंजी तो गया के गया, ऊपर से हम 135 और ला कर दें दूसरे के भरपाई करने के चक्कर में, ऐसा तो सही नहीं है ना। तो इसीलिए मर्रे ने उस पर क्या किया। आप ऐसे भाषा में बना कर लिखिएगा, ऐसा नहीं है कि परीक्षा में लिखा रहता है कि अपने शब्दों में उत्तर दें, ऐसा नहीं कि किताबी शब्दों में उत्तर दें। तो ये जो तथ्य है, ये तथ्य आप जितना क्लियर करके लिखिएगा आपका पेज उतना भरेगा, समझ आ रहा है बात। तो कहने का मतलब कि वो उस पर इसीलिए केस कर दिया। और जब केस किया तो जस्टिस जॉयस नाम के जो जज थे, मतलब जस्टिस मतलब जज होता है, यानी जॉयस नाम के जो जज थे, उन्होंने 1903 ईस्वी में इस केस को पूरे स्टडी करने के बाद उन्होंने जो अपना निर्णय सुनाया, वो उनका निर्णय इस प्रकार है, ठीक है। जिसमें पहला निर्णय जो है वो वसूली पर हानि को सभी साझेदार लाभ विभाजन अनुपात में बांटेंगे। जो आपके लाभ विभाजन बांटने का अनुपात है आप उसी में बांटेंगे। दूसरी बात, वसूली पर का जो हानि है, उस हानि को जो दिवालिया हो गया वो तो लाने योग्य तो है नहीं कुछ, तो जो बचे हुए साझेदार हैं यानी शोध क्षम साझेदार हैं वो नगद में लाएंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, जो साझेदार दिवालिया हो गया उसके पूंजी की कमी को, यानी जो साझेदार दिवालिया हो उसका जब पूंजी खाता खोलेंगे तो उसके पूंजी खाता का तो डिफरेंस आएगा ना, कमी, क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस ज्यादा होगा क्रेडिट में कम होगा, क्योंकि पूंजी है ही नहीं या पूंजी कम है और निकाल ज्यादा लिया है, डेबिट साइड ज्यादा हो गया क्रेडिट साइड कम है, तो उसकी पूंजी की जो कमी है उसको कौन बांटेगा, तो जो बचा साझेदार है वही बांटेगा। तो जो बचा हुआ साझेदार है वो जब उसको बांटेगा तो वो बांटेगा पूंजी के अनुपात में, वो बांटेगा पूंजी के अनुपात में। तब पूंजी रखने के तो दो विधि है, अस्थाई और परिवर्तनशील। तो अस्थाई होने की स्थिति में कैसे बांटेंगे और परिवर्तनशील होने की स्थिति में कैसे बांटेंगे, ये बात ध्यान रखना है। तो जब पूंजी स्थिर हो, जब पूंजी स्थिर हो तो जो बैलेंस शीट में उसका पूंजी वास्तव में दिया हुआ है सिर्फ वो पूंजी पकड़ेंगे और उसी अनुपात में बांट देंगे। लेकिन जब पूंजी परिवर्तनशील हो तो परिवर्तनशील होने की स्थिति में उसका कैपिटल बैलेंस प्लस जो भी उसको फायदा वाली बात है बैलेंस शीट में, चाहे लायबिलिटी साइड में पीएल अकाउंट हो जोड़ देंगे, रिजर्व फंड हो जोड़ देंगे, जो भी बांटने वाला आइटम होता है जोड़ देंगे, और माइनस एसेट साइड में जो भी बांटने वाला आइटम होता है, जो भी फिक्टिटियस एसेट्स होते हैं काल्पनिक संपत्ति, उसको बांटकर घटा देंगे और तब जो बैलेंस आएगा पूंजी का उस पूंजी अनुपात में इस कमी को भरपाई किया जाएगा। समझ में आ रहा बात, कोई दिक्कत है ना। अच्छा, जब सवाल में स्पष्ट कह देगा परिवर्तनशील पूंजी तो परिवर्तनशील पूंजी के अनुपात में बांटेंगे, स्थिर तो स्थिर पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। अगर सवाल में कोई चर्चा नहीं है, ठीक है, तो हम देख लेंगे कि बैलेंस शीट में पूंजी के अलावा और कोई आइटम है जैसे पीएल अकाउंट, रिजर्व फंड, ये सब अगर है तो परिवर्तनशील मानकर बनाएंगे, ठीक है। और जब बैलेंस शीट में सिर्फ पूंजी है और कुछ नहीं है तो स्थिर मानकर बनाएंगे, ये हमारे अपने बस की बात है, ठीक है। सवाल में आपको कभी कभी क्या रहेगा तो कहेगा भारतीय साझेदारी अधिनियम के सिद्धांतों के हिसाब से बनाइए या गार्नर बनाम मर्रे के सिद्धांत के अनुसार बनाइए। तो गार्नर बनाम मर्रे के सिद्धांत और भारतीय साझेदारी अधिनियम के सिद्धांत दोनों में एक ही बात का अंतर है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम में यह सिद्धांत को लागू नहीं करना है, बाकी सब सिद्धांत लागू रहेगा। मतलब गार्नर बनाम मर्रे का नियम कहेगा तो पूरा नियम, और जब भारतीय साझेदारी अधिनियम कहेगा तो वसूली पर की हानि को शोधक्षम साझेदार नगद में लाएंगे, ये वाला काम नहीं करना है। जैसे रियलाइजेशन अकाउंट में जो लॉस होता है
द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में हम लॉस बांट लेते हैं ना, उस लॉस को क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट नगद में लाएंगे। जो बचे हुए साझेदार हैं वो कॉस्ट में रियलाइजेशन लॉस लिख के ब्राउट लिख देंगे, क्रेडिट में बाय कैश लिखेंगे, गार्नर बड़ा मर्रे के सिद्धांत के अनुसार। लेकिन जब भारतीय साझेदारी अधिनियम के हिसाब से कहेगा तो ये वाला नगद में लाने वाला काम नहीं करेंगे, बाकी सारा काम ऐसे ही ऐसे फॉलो करते चलेंगे। समझ आया बात? तो गार्नर बड़ा मर्रे का सिद्धांत आपको इतना है, आपको इस पर ध्यान रखना है। इतना ही से आपका दिवालिया चैप्टर का सवाल कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, बस ये नियम ध्यान रखना है। लेकिन परीक्षा में जब कहेगा गार्नर बड़ा मर्रे के सिद्धांत को लिखे तो ये बैलेंस शीट कंफर्म होना चाहिए, यही अमाउंट, यही सब कुछ। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ ना कुछ अमाउंट डाल के कर देंगे काम, ऐसा नहीं। जो सिद्धांत है वो फिक्स है कि उसमें गार्नर है साझेदार रहेगा, मर्रे है साझेदार रहेगा, विल्किंसन रहेगा, और उसका जो पूंजी है वही रहेगा, टोटल यही रहेगा 2814। ठीक है, जो घटनाक्रम है वो सारा का सारा आपको क्लियर करते हुए चल रहा है। तो जितना बात अभी हम आपको खिस्सा समझाए हैं, अगर आप ध्यान रखिएगा, इस खिस्सा को आप मिला कर लिखिएगा तो आपको याद करने रखने की कोई जरूरत है ही नहीं। समझ आया बात? जो आपके मन में भाषा है उसी को आप लिखते चलिएगा, आपका पेज भरते जाएगा, मन का बात खत्म नहीं होगा, है कि नहीं है? तो इसको ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।